अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेट के लिहाज से हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब तक हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल, जो कि सैलरीड पर्सन के न्यूमेरिकल का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, हम उसके हवाले से 9 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेट के हवाले से 9 लेक्चर हो चुके हैं। आज फॉर्मेट के हवाले से ये 10th लेक्चर है, 10वां लेक्चर है आपका। पहले 9 लेक्चर्स में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को कंप्लीट किया है। फिर प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जो आपने 9 लेक्चर्स फॉर्मेट के पढ़े ना, इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन पढ़ा, इससे 2 आपके थ्योरेटिकल बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं, वो आपको करवाए। परक्विजिट्स, बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ एंजॉयड बाय सैलरीड इंडिविजुअल एंड प्रोविडेंट फंड और उसकी टाइप्स। आज हम वापस फॉर्मेट पे आने लगे हैं। लेक्चर नंबर 10 फॉर्मेट का डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लफ्ज़ी मतलब देखें तो हम कहते हैं जी जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, वर्कशॉप बिल्डिंग। प्रॉपर्टी इसी को कहा जाता है ना, जो कंस्ट्रक्टेड या अनकंस्ट्रक्टेड लैंड है, प्लेन लैंड है, अनइम्प्रूव्ड लैंड है, प्लॉट है या मकान है, कंस्ट्रक्टेड हाउस है, ऑफिस की बिल्डिंग है, वर्कशॉप है, इनसे आने वाली इनकम। अब ये कौन सी इनकम होती है, पहले तो ये कर लें अपने माइंड में। शाबाश। टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 15, उसके मुताबिक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये नहीं कि हमने प्लॉट खरीदा, प्लॉट बेचा, प्लॉट किसी को दे दिया तो उसने हमने 20 लाख में ख़रीदा था तो 25 लाख में बेच दिया। प्लॉट या मकान की ख़रीदो फरोख्त से जो रेवेन्यू आता है, जो मुनाफा आता है, दैट इज़ नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जनरली हम कह सकते हैं भाई मुझे मेरी प्रॉपर्टी से फ़ायदा हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी से इनकम आई है। टैक्स के कानून में ऐसा नहीं है। टैक्स के कानून में सेक्शन 15 यहाँ पर लागू नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब है वो जो रेंट मिलता है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी की सेल और परचेज से होने वाला फ़ायदा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। वो इनकम वो कैपिटल गेन है। वो क्या है? प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम का मतलब ये है उस प्रॉपर्टी से जो आपको किराया मिलता है, और उस किराया, उस रेंट के साथ साथ जो बाकी आमदनियां अटैच होती हैं, वो कौन सी हैं, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले और सबसे प्राइमरी ये होगी तो बाकी प्रॉपर्टी इनकम होगी। अगर ये नहीं है तो बाकी प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। अगर आपके पास एक प्लॉट है, एक मकान है, आपने उसे किराए पर नहीं दिया हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी इनकम ज़ीरो है। फिर मेरी बात सुनने, अगर आपके पास प्लॉट है, मकान है और आपने उसे किराए पर नहीं दिया हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी इनकम कितनी है? ज़ीरो है। प्रॉपर्टी इनकम में और इनकम भी आती है, लेकिन वो सारी तब होंगी जब आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी होगी। अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर नहीं दी हुई अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर नहीं दी हुई तो समझ लिया आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम शुरू ही कहाँ से होनी है? रेंटल इनकम से। तो फर्स्ट सबसे पहले लिखना जी आपने रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, एक ही बात है। टेनेंट कहते हैं किराएदार को, टेनेंट, TENANT। आप ज़मीन के मालिक हैं, आपने किराए पर ज़मीन दे दी है, तो वो जो किराया आपको मिल रहा है दैट इज़ योर रेंट, दैट इज़ योर रेंटल इनकम। बेशक वो प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली हो, अगर वो प्रॉपर्टी आपको आपके जो वालदैन की तरफ से मिली है, ससुराल की तरफ से मिली है, कोई भी प्रॉपर्टी जो बाय वे ऑफ गिफ्ट मिली है किसी को,
वो टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन उस प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट टैक्सेबल होता है। ये बात समझ रहे हैं? गिफ्ट फ्रॉम फादर मदर या गिफ्ट आपको कोई और दे दे, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर गिफ्ट में प्लॉट या मकान मिला है ना, और मकान को आपने आगे किराए पर दे दिया, तो किराया टैक्सेबल होगा, बेशक वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली हो। वो प्रॉपर्टी, बात समझ रहे हैं? उसका जो रेंट है बेटा वो टैक्सेबल होगा। वो क्या होगा? एक बात प्रॉपर्टी इनकम के बारे में याद रखें, प्रॉपर्टी इनकम जो होगी ना, इसको इनर कॉलम में लिखना है, इसको आउटर में अभी नहीं लेकर जाना। ये टैक्सेबल है लेकिन इसको आउटर में लेकर नहीं जाना। बात समझ गए? अगर आप प्रॉपर्टी किराए पर दे दें तो इसके साथ बाकी इनकम भी अटैच हो जाती है। कौन सी? जो इनकम इसके साथ अटैच है उनको ऐड कर दें। कहता होता क्या है, आप जब प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं ना, तो आप जिस टेनेंट को किराए पर देते हैं उससे एडवांस लेते हैं कि नहीं? असूल है 2 महीने का किराया, 4 महीने का किराया, कुछ तो वैसे बड़े बड़े ज़्यादा एडवांस मांगते हैं। जब आपने प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी तो कहता है जो आप एडवांस लेते हैं ना, टैक्स का कानून ही कहता है आपने किसी से 10 लाख एडवांस ले लिया, 1 लाख एडवांस ले लिया, वो एडवांस अनएडजस्टेबल होता है। क्या होता है? अनएडजस्टेबल। मतलब कहने का वो काबिल वापसी है, वो रेंट में से एडजस्ट नहीं हो जाना। जब वो प्रॉपर्टी छोड़ेगा तो आपने उसे एडवांस वापस करना होगा। ये अनएडजस्टेबल का मतलब है। कहता हम किसी को प्रॉपर्टी देते हैं किराए पर, उससे एडवांस लेते हैं, टैक्स का कानून ये कहता है वो एडवांस आपके पास पड़ा रहता है। वो एडवांस चाहें तो आप उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करके उससे मुनाफा कमा सकते हैं, चाहें तो उस एडवांस को बैंक में रखवा दें, बैंक से मुनाफा ले सकते हैं आप। तो वो एडवांस क्योंकि आपके पास रहता है आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट्स वाई टैक्स का कानून ये कहता है कि जितना आपने एडवांस लिया होगा ना, उसका 1/10 हिस्सा टैक्सेबल होगा। जितना आपने एडवांस लिया हुआ है, जितना आपने एडवांस लिया हुआ है उसका 1/10 कहाँ लिखा जाएगा? कहाँ लिखा जाएगा? इनर कॉल, टैक्सेबल होगा 10वां हिस्सा। लेकिन ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपन प्लॉट। अगर आपका प्लॉट है ना, प्लॉट्स प्लेन प्लॉट है, ओपन प्लॉट है, उसके बदले में आपने किसी को किराए पर दिया हुआ है, तो उसने वहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है या वैसे कोई डेवनिंग हाउस बनाया हुआ है, गोडाउन टाइप बनाया हुआ है, तो वो खुली ज़मीन जो आप किराए पर देते हैं ना, उसका जो एडवांस आप लेते हैं उसका 1/10 ऐड करने की इजाज़त, क्योंकि आम तौर पर बाय रूल, कानूनी तौर पर या वैसे इखलाकी तौर पर किसी को ओपन प्लॉट देना तो उसका एडवांस लेना नहीं बनता। इस मकान का एडवांस लेना बनता है क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर, हम इसकी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे ना, तो वो एडवांस का मकसद ये होता है कि हम उस नुकसान को वो मालिक वहाँ से पूरा कर लें। हम बिजली के बिल नहीं देते तो मालिक उस एडवांस में से काट के वो बिजली के बिल दे दे, इसलिए एडवांस लिया जाता है ना असूली तौर पर। ओपन प्लॉट का तो ना कोई बिजली का कनेक्शन वहाँ पर लगा हुआ है, ना वहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है, तो उसका एडवांस लेना बनता भी नहीं। अगर किसी ने लिया भी होगा ना तो 1/10 माइनस करने 1/10 ऐड करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने एडवांस लिया हुआ है अनएडजस्टेबल तो 1/10 लेना और वो क्या करना है? टैक्सेबल कर देना। क्या कर देना है? इसके अलावा प्रॉपर्टी इनकम और कौन सी है? टोकन मनी फॉरफिटेड। क्या? टोकन मनी फॉरफिटेड। ये टोकन मनी फॉरफिटेड का मतलब क्या है जी? टोकन मनी फॉरफिटेड का मतलब क्या है? आपने जिस टेनेंट को किराए पर मकान या दुकान या जगह दी हुई थी, बात सुनिएगा ज़रा ध्यान से, उसने आपसे क्या कहा? टेनेंसी के एग्रीमेंट के दौरान, टेनेंसी का किरायादारी का एग्रीमेंट चल रहा था, उसके दौरान उसने या किसी और ने आपको कहा अपना मकान मुझे बेच दें,
आप रजामंद हो गए, ठीक है जी मैं अपना मकान आपको बेच देता हूँ, किराया मिल रहा था, एडवांस भी लिया हुआ था, इसी एग्रीमेंट के दौरान कोई आउटसाइड पार्टी आई या जो टेनेंट था ना, उसी ने आपसे रिक्वेस्ट की कि अपना मकान मुझे सेल कर दें। आपने कहा ठीक है मैं अपना मकान आपको बेच देता हूँ, एग्रीमेंट हो गया, 80 लाख में बात तय हो गई। उसने आपको 2 लाख क्या दे दिया, आप बयाना, क्या आप बयाना, जैसे पंजाबी में बयाना तो क्या बयाना दे दिया जी, आप बयाना वर्ड होता है, एडवांस, इंग्लिश में कहते हैं टोकन मनी। क्या टोकन मनी उसने आपको दे दी। बात फॉलो कीजिएगा, मैं किराया ऑलरेडी ले रहा हूँ, मैं एडवांस भी मैंने लिया हुआ है, मैंने प्रॉपर्टी बेचने का किसी से एग्रीमेंट कर लिया, उसने मुझे टोकन मनी दे दी। टोकन मनी का कमर्शियली टोकन मनी का असूल भला क्या है कि अगर वो प्रॉपर्टी ना खरीदे ना, बाद से मुकर जाए, तो आप क्या कर लें, फॉरफिट कर लें, कब्जा कर लें, पोजेस कर लें, वापस ना करें, रिफंड ना करें। और अगर आप मुकर जाएंगे बाद से, आप एग्रीमेंट तोड़ देंगे, तो आपको डबल रकम वापस करना पड़ेगी। तो टोकन मनी फॉरफिटेड का मतलब ये, हमने प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट किया, हमने उससे एडवांस ले लिया, 2 लाख एडवांस ले लिया, उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया, हमने 2 लाख क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया, रख लिया, उस पर कब्जा कर लिया, अपने पास रख लिया, हमारी आमदनी हो गई। क्या हो गया बेटा, जितनी टोकन मनी फॉरफिटेड होगी दैट इज फुली टैक्सेबल। आई बात समझ में? टैक्सेबल, जो अमाउंट टैक्सेबल है प्रॉपर्टी की इनर कॉलम में लिखनी है। प्रॉपर्टी की जितनी इनकम भी टैक्सेबल होगी ना, उसको इनर में पहले टोटल करना है, फिर मैं बताऊंगा क्या करना। ये टैक्सेबल है, प्रॉपर्टी रेंट भी टैक्सेबल है, 1/10 अनएडजस्टेबल एडवांस का भी टैक्सेबल है, टोकन मनी फॉरफिटेड भी टैक्सेबल है। फोर्थ, बर्डन या एक्सपेंसेस ऑफ लैंडलॉर्ड, बर्डन और एक्सपेंसेस ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय टेनेंट, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्सेस, रिपेयर एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, मीटर रेंट, वाइट वॉश चार्जेस और एटसेट्रा। एक्सपेंसेस हों टेनेंट के, एक्सपेंसेस हों किरायादार के। फरहान बेटा आप आगे आ जाएं, फरहान इधर आ जाएं बेटा आगे। एक्सपेंस आ जाए, इधर आए, जगह बेटा दे इधर आए, नहीं बैग उठाएं, अपने बैग समेटें, शाबाश, बैग अपने 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 सामने रख लें, चेयर्स के नीचे रख लें, समेटें बैग, शाबाश। बर्डन और एक्सपेंसेस ऑफ लैंडलॉर्ड बोर्न बाय टेनेंट, एक्सपेंसेस थे लैंडलॉर्ड के, जमीन के मालिक के, उनको बर्दाश्त कौन कर रहा है, किराया आप ले रहे हैं, एडवांस आपने लिया हुआ है, टोकन मनी आपने फॉरफिटेड किया, एक्सपेंसेस भी आपको बियर करने चाहिए ना, लैंडलॉर्ड जमीन के मालिक को बर्दाश्त करने चाहिए। एक्सपेंसेस जमीन के मालिक के हैं, बर्दाश्त कौन कर रहा है, किराया। तो ये मालिक को फ़ायदा हो गया ना कि इतने एक्सपेंसेस उसको नहीं पे करने पड़े, उसके किराएदार ने अदा कर दिए हैं, दैट इज़ आल्सो टैक्सेबल। प्रॉपर्टी इनकम का जो हिस्सा टैक्सेबल होगा उसको इनर कॉलम में लिखना है। इसके अलावा साइनिंग अमाउंट रिसीव्ड,
टेनेंसी का एग्रीमेंट, ये जो किराएदारी का एग्रीमेंट है ना, इसको लिखने की फीस चार्ज कर सकता है लैंडलॉर्ड कि भाई इस एग्रीमेंट को साइन करने के इतने पैसे मैं तुमसे चार्ज करूंगा। दैट इज कॉल्ड साइनिंग अमाउंट रिसीव्ड, साइन करने की अमाउंट, एग्रीमेंट को फाइनली साइन करने की जो अमाउंट है ना, जो कि ना तो रिफंडेबल है ना ही एडजस्टेबल होती है, वो बस दे दी टेनेंट ने और किसकी हो गई, ऑनर की हो गई, जो एडजस्टेबल नहीं है, जो एडजस्टेबल नहीं है। तो जितनी भी साइनिंग अमाउंट आप वसूल करेंगे टेनेंट से, जितनी भी साइनिंग अमाउंट बेटा वसूल की जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन एडजस्टेबल होगी, वो फुली टैक्सेबल होगी। तो यहां तक बेटा ये 5 चीज़ों को ऐड करेंगे आप, तो आपके पास आएगा जी रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये इनर कॉलम में जो रकमें हैं ना, इनको ऐड करें, 1 2 3 4 5, इनको ऐड करके टोटल आ जाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स, RCT, इसका लीगल एब्रीविएशन है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अगर किसी प्रॉपर्टी में से आपकी अगर 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी में से आपको फायदा हो गया, एक प्रॉपर्टी में से नुकसान हो गया, लेस लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2, मतलब कहने का इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी थी। करंट ईयर, इस साल 2 तरह की प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी से आपको इनकम हुई, एक प्रॉपर्टी से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बेटा करंट ईयर का जो प्रॉपर्टी का लॉस होगा ना, वो माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा नेट रेंट चार्जेबल टू टैक्स, बल्कि नेट का लफ्ज ना ही लिखें, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अगर आपकी 2 प्रॉपर्टी हैं, एक प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी से नुकसान हो रहा है, तो जो फ़ायदा हुआ है उसमें से नुकसान क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, शाबाश। मिसाल के तौर पर मेरी बात समझिएगा ज़रा, ये है जी प्रॉपर्टी का रेंट है जी 2 लाख, एडवांस मिलता है 50,000, 2,50,000 हो गया, ये 10-10 हज़ार की 3 इनकम है, 2,80,000 हो गया। 2,80,000 रुपये आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, और आपकी एक और प्रॉपर्टी है, वहाँ से आपको 20,000 का नुकसान हो गया है, तो 2,80,000 में से 20,000 बाकी बचेगा 2,60,000, वो टैक्सेबल है। यहाँ पर समझना ये है कि हम इसको आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अब तक हमने जो सैलरी का पोर्शन पढ़ा था ना, और इसके बाद जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज पढ़ेंगे, उसमें जो इनकम टैक्सेबल होगी ना, जो इनकम भी टैक्सेबल हुआ करेगी, हम उसे आउटर कॉलम में लिखा करेंगे, क्योंकि हमने पहले टैक्सेबल इनकम निकालनी है, सारी टैक्सेबल इनकम्स को ऐड करना है, फिर उन पर एक टैक्स रेट अप्लाई कर देना है। लेकिन कुछ ऐसी इनकम हैं जिनके टैक्स रेट बाकियों से मुख्तलिफ हैं, कुछ ऐसी इनकम है जिनके टैक्स रेट बाकियों से मुख्तलिफ हैं। प्रॉपर्टी के टैक्स रेट्स और कैपिटल गेन की कुछ आइटम ऐसी हैं जिनके टैक्स रेट बाकी सारी इनकम से मुख्तलिफ हैं। सैलरीड पर्सन के लिए जितनी उसकी सैलरी इनकम है, जितनी उसकी बिजनेस इनकम है, कुछ कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्स की सारी इनकम, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए जितनी उसकी सैलरी इनकम हो, प्रॉपर्टी को छोड़ रहा हूं मैं, जितनी उसकी सैलरी इनकम हो, जितनी उसकी बिजनेस इनकम हो, कुछ उसकी कैपिटल गेन की इनकम और सारी अदर सोर्सेज की इनकम,
इन सब इनकम को ऐड किया जाता है और उस पर इकट्ठा एक टैक्स रेट लगता है। लेकिन प्रॉपर्टी के टैक्स रेट डिफरेंट है। प्रॉपर्टी का टैक्स रेट का टेबल ही डिफरेंट है और कैपिटल गेन की कुछ आइटम ऐसी हैं जिनका टैक्स रेट डिफरेंट है। बेटा जिनका टैक्स रेट डिफरेंट उन्हें बाकियों के साथ ऐड थोड़ी कर सकते हैं हम फिर। तो प्रॉपर्टी इनकम को कैलकुलेट करना है, इसको इनर कॉलम में रखकर छोड़ देना है। इनर कॉलम में लिखकर इसके साथ क्या लिखना है, टू बी टैक्स्ड सेपरेटली। इस पर टैक्स लगाएंगे लेकिन अलग से, बाकियों के साथ मिक्स करके नहीं, अलग से टैक्स लगाएंगे। निकालनी यहां पर ही है लेकिन नीचे साथ लिख देना है टू बी टैक्स्ड सेपरेटली। इस पर टैक्स हम सेपरेटली लगाएंगे। किसको समझ आई मेरी बात? आज का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का इतना ही काम है आपका। अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई, कल खत्म करेंगे इसे। इसका जो, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, अच्छी तरह याद करना ज़रूरी है इसकी। अगर मैं आज ही दूसरा हिस्सा भी करवा दूंगा तो मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। कल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी हमारी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। फिर हमने बिजनेस इनकम कल ही शायद शुरू करने हैं। हम इनकम फ्रॉम बिजनेस हम शायद कल ही शुरू करने। लेंथ ही ज़्यादा सैलरी इनकम ही थी, या कुछ कैपिटल गेन थोड़ा लेंथ ही होगा, लेकिन 2-3 दिन में वो भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी का आज आपने ये सीखा कि प्रॉपर्टी इनकम में ये इनकम आती हैं और ये टैक्सेबल हैं। क्या है? लेकिन ये टैक्सेबल सेपरेटली हैं, इन पर सेपरेटली टैक्स लगाना है क्योंकि इसके टैक्स रेट डिफरेंट है।